नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में गुर्जरों को मिलेगा 5% आरक्षण। गुर्जरों और राज्य सरकार के बीच 8 बिंदुओं पर बनी सहमति। आगामी विधानसभा सत्र में आएगा विधेयक। अलगाववादियों के खिलाफ सख्त केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, देश विरोधी गतिविधियां हरगिज बर्दाश्त नहीं। चीन को भी सख्त संदेश। क्षेत्राधिकार को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में तनातनी। नियुक्ति विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल सरकार की हाई कोर्ट में केंद्र की अधिसूचना को चुनौती। गर्मी और लू का सितम जारी। अब तक देश भर में 1826 लोगों की मौत। मानसून के जल्द केरल तट से टकराने की उम्मीद। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल। चीन की शिजियान वांग से मुकाबला आज। राजस्थान सरकार गुर्जरों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने को तैयार हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी। दोनों पक्षों के बीच कल जयपुर में 8 बिंदुओं पर सहमति बनी। सरकार की तरफ से मिले आश्वासन के बाद 21 मई से जारी आंदोलन को गुर्जरों ने वापस ले लिया। राजस्थान सरकार के आश्वासन के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने 21 मई से जारी आंदोलन वापस ले लिया। 5वें दौर की बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच कुल 8 बिंदुओं पर सहमति बनी। राज्य सरकार गुर्जरों को 5% आरक्षण देने के लिए विधेयक लाएगी, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक को पारित करवाने के बाद इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इन 8 बिंदुओं को निश्चित समयावधि में करने के लिए राज्य सरकार ने कटिबद्धता लिखित रूप में बताई। वहीं 8 दिन पुराना राजस्थान गुर्जर आरक्षण समिति के तत्वाधान में जारी संघर्ष को विराम देने की बात संघर्ष समिति ने कही। बिल के मसौदे और समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। आंदोलन की अगुवाई कर रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा कि ये गुर्जर समाज के लोगों के लंबे संघर्ष का नतीजा है। बैकवर्ड अति विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए हम पिछले 8-9 साल से संघर्ष कर रहे थे। वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां हमें उम्मीद हुई है, पूर्ण विश्वास सा हो चला है कि अब उन्हें न्याय मिल जाएगा। आंदोलन खत्म होने के साथ ही आज से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग और जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात फिर से बहाल हो गया। दरअसल गुर्जरों के आंदोलन के बाद 2008 में भी राजस्थान सरकार ने गुर्जरों समेत कुछ अन्य जातियों के लिए 5% आरक्षण देने वाला विधेयक विधानसभा से पारित करवाया था, लेकिन अधिकतम 50% आरक्षण की कानूनी अड़चन की वजह से ये लागू नहीं हो सका। गुर्जरों के इस आंदोलन से रेल और सड़क यातायात बाधित होने के साथ ही दोनों विभागों को भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। इस दरमियान मथुरा ट्रैक पर 208 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि 109 ट्रेनों के रूट में बदलाव करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भूमि बिल पर संसद की संयुक्त समिति की आज पहली बैठक होगी। सरकार इस पर आम राय बनाने को लेकर तमाम कोशिशें कर रही है। इससे पहले कल भूमि कानून में बदलाव के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। दिल्ली में 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान किसानों ने सहमति वाले प्रावधान बनाए रखने की मांग की। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनके सुझाव को संशोधन बिल में शामिल करने के बाद ही सरकार इस मसले पर आगे बढ़ेगी। अरुण जेटली ने बिल के प्रावधानों पर चर्चा की और इसे किसानों के हित में बताया। बैठक में किसानों से जुड़े 30 संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी और सरकार को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में नियुक्ति और तबादले पर केंद्र की अधिसूचना का मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। उधर दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय की अधिसूचना को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस बीच उपराज्यपाल नजीब जंग कल केंद्रीय गृह सचिव से मिले और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर लड़ाई जारी है। केंद्र की अधिसूचना को संदिग्ध बताए जाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस विशेष अनुमति याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की दलील है कि हाईकोर्ट ने उसका पक्ष सुने बिना ही मामले में टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में जो
सेंट्रल गवर्नमेंट आई है उसमें उनकी कंटेंशन जो है कि उनका नोटिफिकेशन जो है हाई कोर्ट ने रद्द किया है और वो नोटिफिकेशन रद्द किया है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट को सुने हुए, तो नेचुरल जस्टिस का इसमें पूरा वायलेशन है। उधर दिल्ली में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का उपराज्यपाल को पूर्ण अधिकार देने की केंद्र की अधिसूचना को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली विधानसभा ने गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अलगाववादियों के खिलाफ सख्ती का संदेश दिया है। जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब अलगाववादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने दो टूक शब्दों में चीन को भी अरुणाचल प्रदेश पर से दावा छोड़ने की बात कही है। अलगाववादियों को कड़ा संदेश देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की धरती पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने और पाकिस्तानी झंडा लहराने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जगह जेल है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं। कल जाकर दो शब्दों में और मैंने कहा ऐसे लोगों का स्थान उनका घर नहीं होना चाहिए, सरकार की जेल होनी चाहिए। गृह मंत्री ने चीन को करारा जवाब देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है और हमारा रहेगा। उन्होंने कहा कि चीन को अरुणाचल पर दावा करना छोड़ देना चाहिए। हमारे शेरे दिल प्रधानमंत्री ने चीन की धरती पर पहुंचकर वहां के प्रधानमंत्री को कहा, ऐ चीन के प्रधानमंत्री महोदय, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर घाटी पर कभी चीन को दावा नहीं करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमसे अलग नहीं कर सकती। गृह मंत्री ने कहा कि हम पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को लेकर भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नौसेना प्रमुख आर.के. धवन ने कहा है कि हिंद महासागर में चीन की हरकतों पर भारतीय नौसेना पैनी नजर रख रही है। 4 दिन के नौसैनिक कमांडर अधिवेशन के आखिरी दिन गुरुवार को नौसेना प्रमुख ने दिल्ली में ये बातें कही। नौसेना प्रमुख रक्षा पर चीन के हालिया श्वेत पत्र पर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। श्वेत पत्र में चीन के समुद्री तटों से दूर खुले समुद्र क्षेत्र के संरक्षण के लिए पहली बार नौसैनिक पहुंच बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि नौसेना प्रमुख ने इसे तवज्जो नहीं देते हुए इसे सामान्य गतिविधि बताया। उन्होंने कहा कि हमारे युद्धपोत और पनडुब्बियां किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। It is natural for any navy to have its plans which cover the spectrum of entire operations. So that's a normal activity for any white paper of any navy. Ships, UAVs and aircraft to keep the complete surveillance and the patrol. वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने में देरी से नाराज पूर्व सैनिकों ने 14 जून को दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस बीच रक्षा मंत्री ने एक बार फिर वन रैंक वन पेंशन योजना को जल्द लागू करने का भरोसा दिलाया। वहीं नौसेना प्रमुख आर.के. धवन ने भी पूर्व सैनिकों से इस मामले में धैर्य से काम लेने की अपील की है। नई सरकार से उम्मीद लगाए पूर्व सैनिकों ने अब इस मामले को सड़क पर ले जाने का मन बनाया है। रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह ने बताया कि पूर्व सैनिक 14 जून को रैली करने की योजना बना रहे हैं, जो दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार वादा पूरा नहीं करती तो पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। A lot of people who I know are going to go to Jantar Mantar on the 14th. Number of emails are being exchanged between veterans. They are saying that instead of saying Jai Hind, you should say ORAP. ORAP meaning one rank, one pension. मांग के समर्थन में 1971 के वार वेटरन रिटायर्ड विंग कमांडर सुरेश कार्निक ने पुणे में वीरता पुरस्कार समारोह का बहिष्कार किया, जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर शामिल हुए थे। मैं रिफ्यूज कर लिया सम्मान फेलिसिटेशन एट द हैंड्स ऑफ द रक्षा मंत्री और द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मुझे हर्ट हो रहा है कि कुछ हो नहीं रहा। इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और इसे जल्द लागू किया जाएगा। पुणे में वीरता पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा कि मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं नौसेना प्रमुख ने भी पूर्व सैनिकों से इस मामले में धैर्य से काम लेने की अपील की।
उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय इस समस्या को लेकर पूरी तरह सजग है और जल्द ही अंतिम फैसला कर सकती है। The OROP, as I said, is being a priority area, and I'm aware that the government is fully seized of the problem, including the Ministry of Defence and the current minister as well. And as to what the final decision will be rests with the government, and we look forward to that announcement being made. देश भर में 20 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक समान रैंक, समान पेंशन की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। एक बार इसके लागू होने के बाद सभी पूर्व सैनिकों को समान रैंक और सेवा अवधि के लिहाज से बराबर पेंशन मिलेगी। अभी उन्हें रिटायर होने की तारीख के आधार पर पेंशन मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। त्रिपुरा में 18 साल से लगा सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी आफ्स्पा अब हटने जा रहा है। केंद्र सरकार समेत सभी दलों ने इसका स्वागत किया है। हालांकि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का मानना है कि आंतरिक सुरक्षा में सेना की तैनाती के लिए आफ्स्पा जरूरी है। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में सशस्त्र बलों को विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। उग्रवाद की समस्या काबू में आने के बाद वहां से आफ्स्पा हटाने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री माणिक सरकार की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। राज्य जो वर्तमान आईन श्रृंखला परिस्थिति एवं এটা মূলত হচ্ছে এক্সট্রিমিস্ট রিলেটেড, তাতে তারা মনে করেন না এই আইনটা ফার্দার एक्सटेंड করার প্রয়োজন আছে। त्रिपुरा में शांति बहाल होने में मदद मिलेगा और त्रिपुरा में आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को रिव्यू करने से बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी पॉजिटिव इसका असर पड़ेगा। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी त्रिपुरा सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि उन्होंने 1958 के इस कानून को गृह मंत्री रहते खत्म करने की तरफदारी की थी। सीपीएम भी त्रिपुरा सरकार के फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है। हमने यही आग्रह केंद्र सरकार से कह रहे हैं, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पर इस कानून को हटाना चाहिए और यही हमारी मांग भी रही है। जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पर आपको ये आतंकवादी हमलों का खतरा है वहाँ पे इसको लागू करवाइए, ये नहीं कि पूरे स्टेट के अंदर इसको लागू करें। आफ्स्पा की बीजेपी सरकार की क्या नीति है वो थोड़ा इस पे वो आत्मचिंतन करे और साफ साफ एक नीति ले। ये एक कदम आगे 2 कदम पीछे लेके ये इससे पूरा समाज पूरा देश में प्रश्न उठता है कि ये बीजेपी सरकार मोदी सरकार हमें किस दिशा पे ले जा रही है। आफ्स्पा के तहत उग्रवादियों को देखते ही गोली मारने, बिना वारंट के गिरफ्तारी और तलाशी जैसे अधिकार मिलते हैं। इसके लिए सैन्य बलों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। त्रिपुरा में यह कानून 16 फरवरी 1997 को लगा था। तब राज्य के 42 थानों में से 2/3 को अशांत घोषित किया गया था। अभी राज्य में 74 थाने हैं, जिनमें 26 में आफ्स्पा पूरी तरह से और 4 में आंशिक रूप से लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 साल में सड़क परिवहन और जहाजरानी क्षेत्र में हुए काम का ब्यौरा दिया। अपने मंत्रालयों के बेहतर प्रदर्शन का दावा करते हुए उन्होंने अगले 2 साल में बुनियादी ढांचे के और तेजी से विकास का भरोसा दिलाया है। नितिन गडकरी ने लंबित पड़ी योजनाओं को जल्द शुरू करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। नितिन गडकरी ने इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 1.15 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद जताई है। ये 1 साल में हमने 8000 किलोमीटर हाईवेज के काम अवार्ड किए हैं, जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ से ज्यादा है और इससे ज्यादा 1231 ऐसे प्रोजेक्ट है जो 37,000 किलोमीटर में है और उसको करंट ईयर में वो 2.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हमने इस साल करने का टारगेट निश्चित किया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार आरएसएस के इशारों पर काम कर रही है। उधर रायबरेली पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र पर अपने संसदीय क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। यूपीए में सत्ता के असंवैधानिक केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर व्यक्तिवादी होने का आरोप लगाया। एक व्यक्ति सब कुछ जानता है, किसानों की बात करनी है एक व्यक्ति जानता है, एजुकेशन की बात करनी है एक व्यक्ति जानता है, अरे कपड़ों की बात करनी है वो भी एक व्यक्ति जानता है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के दृष्टिकोण कार्यक्रम में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाया।
उन्होंने केंद्र पर आरएसएस के इशारों पर काम करने की बात कही। मोदी जी कहते हैं, भाषण में कहते हैं गरीबों की मदद करनी है, और मैंने पहले कहा है फ्रांस का दौरा हो गया, यूएसए का हो गया, नेपाल का हो गया, मंगोलिया तक चले गए, मंगोलिया तक चले गए, चीन चले गए, मगर भैया किसान के घर नहीं गए, उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राहुल गांधी इस प्रकार की स्पेकुलेशन कर रहे हैं, एक इमेच्योर तरीके से, एक बिना किसी प्रकार की समझ से इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, इसलिए मैं भी इनको इसी शब्दों में जवाब दे रहा हूं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का गुरुवार को दौरा किया। यहां उन्होंने बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों और पचरावा ट्रेन हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ आरजेडी ने कहा है कि बिहार में नेता का चुनाव गठबंधन के बाद होगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद जीतन राम मांझी ने बीजेपी से गठबंधन का साफ संकेत दिया। उस पार्टी को छोड़ करके जिस पार्टी में नीतीश कुमार है, बाकी सबका सहयोग ले सकते हैं। यदि हमारे मदद से किसी की सरकार बनते नजर आ रही है तो वही नीतीश जी की पार्टी को छोड़ करके बाकी जितनी पार्टियां हैं उन लोगों को हम मदद कर सकते हैं, जिसमें भाजपा भी है। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव जीतन राम मांझी को बीजेपी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू इसके खिलाफ है। इस मसले पर जेडीयू और आरजेडी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। आरजेडी ने साफ किया है कि जनता दल के विलय या गठबंधन के बाद ही नए नेता का चुनाव होगा। अलायंस के होने के वोट के बाद उस समय लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। अभी कोई को नेता तय करना है तो फिर सब पार्टी मिलकर ना तय करेंगे कि एक पार्टी जो बोल देगा वही हो जाएगा, तो फिर मर्जर किस बात की। जनता दल परिवार के विलय पर भी बात आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। हालांकि जेडीयू विलय को लेकर पूरी तरह भरोसेमंद है। कोई असमंजस नहीं है, सब बातचीत होकर समाधान हो जाएगा। वो किसी के बयान पर बयान देना हमारे लिए ठीक नहीं। हम सिंसियर हैं मर्जर करने में, साथ होने में। बिहार में इस साल सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जहां लोकसभा चुनाव की शानदार सफलता को प्रदेश में दोहराना चाहती है, वहीं बीजेपी को रोकने के लिए बड़े गठबंधन की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नीति आयोग के उप समूह की कल भोपाल में बैठक हुई। 2 घंटे तक चली इस बैठक में केंद्र की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा हुई। इस उप समूह के संयोजक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। बैठक में केरल, झारखंड, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके अलावा अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल ए.के. सिंह भी शामिल हुए। उप समूह की अगली बैठक अब 13 जून को दिल्ली में होगी। 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावों का प्रारूप सौंपा जाएगा। गर्मी का सितम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। देश के कुछ हिस्सों में तो ये जानलेवा बना हुआ है। गर्मी और लू की वजह से देश भर में अब तक 1826 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में अब तक 1334, जबकि तेलंगाना में 440 लोगों की जान गई है। इस बीच चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मॉनसून दे सकता है, जिसके जल्दी केरल तट से टकराने की संभावना है। देश के कई इलाकों में सूरज की आग कहर बरपा रही है। लू की लपटों ने दिन में लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो रातों में भी गर्म हवाओं से चैन मिलता नहीं दिख रहा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू लगने से 1400 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि मौसम विभाग आने वाले 1-2 दिन में राहत मिलने का अनुमान जता रहा है। After the third day, the temperatures will slightly fall to heat wave conditions around 45 degrees. And in Telangana, for today and tomorrow, heat wave conditions are expected to be there around 45 degrees. राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाके भी बेतहाशा गर्मी की चपेट में हैं। झीलों की नगरी भोपाल भी गर्मी से बेहाल है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, विदर्भ के कई इलाकों में पारा अभी भी 45 से 47 के बीच है।
Night time also because of the power cuts, and from the morning and night and even in the middays the power cuts is creating a lot of problems to the households and to all the family members. देश के कुछ तटीय इलाकों में धीरे धीरे पारा लुढ़क रहा है, जबकि मैदानी इलाकों से उलट पहाड़ों पर मौसम खुशनुमा है। ऐसे में सैलानी बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। Some of the people who are wanting to enjoy have come out to the beach to chill out. गर्मी के बीच राहत की बात यह है कि मानसून केरल के तटीय इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 या 30 मई को यह दस्तक दे सकता है। जाहिर है मानसून की आमद का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 देशों स्वीडन और बेलारूस की 5 दिवसीय यात्रा पर 31 मई को रवाना होंगे। राष्ट्रपति की यात्रा का पहला पड़ाव स्वीडन होगा, जहां वो 2 जून तक रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति स्वीडन के राजा और प्रधानमंत्री के साथ आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा और राजनयिक पासपोर्ट धारकों को वीजा से छूट के बारे में समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति बेलारूस के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो 4 जून तक रहेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की इस यात्रा के दौरान उनका खास जोर मेक इन इंडिया पर होगा। Rashtrapati ji will be paying a state visit to Sweden from 31st May to the 2nd of June, and thereafter he will be going on to Belarus on a state visit, reaching there on the 2nd of June and staying there till the 4th of June. मशहूर वैज्ञानिक एस क्रिस्टोफर को डीआरडीओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इनकी नियुक्ति को पहले ही अपनी मंजूरी दे दी थी। इससे पहले क्रिस्टोफर डीआरडीओ में कार्यक्रम निदेशक और सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स के निदेशक का पदभार संभाल चुके हैं। वहीं वैज्ञानिक जीएस रेड्डी को रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। फीफा आज तय कार्यक्रम के मुताबिक अपने अगले अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है। मौजूदा अध्यक्ष सेप ब्लॉटर 5वीं बार अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। ब्लॉटर के खिलाफ एकमात्र उम्मीदवार जॉर्डन के प्रिंस अली बिन अल हुसैन मैदान में हैं। यह चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब फीफा भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चौतरफा आलोचना झेल रही है। अमेरिकी न्याय विभाग ने ठगी, रुपयों के लेन देन में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कुल 14 लोगों को आरोपित किया है। और इस बीच यूरोपीय फुटबॉल संघ ने फीफा के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव को स्थगित करने की मांग भी की है। दूसरी तरफ फीफा वर्ल्ड कप 2018 के मेजबान देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फीफा अधिकारियों की गिरफ्तारी को अमेरिका का राजनीतिक एजेंडा करार दिया है। अभिनव बिंद्रा रियो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले 4थे भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। बिंद्रा ने गुरुवार को म्यूनिख में निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में 6ठा स्थान हासिल करके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। बिंद्रा से पहले गगन नारंग, जीतू राय और अपूर्वी चंदेला भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके हैं। हर देश निशानेबाजी की 15 स्पर्धाओं में ज्यादा से ज्यादा 30 कोटे हासिल कर सकता है। इस तरह से एक देश से एक स्पर्धा में 2 निशानेबाज भाग ले सकते हैं। 2016 में होने वाले रियो ओलंपिक बिंद्रा के लिए लगातार 5वां ओलंपिक होगा। अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। बात बैडमिंटन की। दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल खेले गए मुकाबले में साइना ने चीन की सुन यू को 3 गेम में मात दी। साइना ने मैच 21-19, 19-21, 21-14 से जीत लिया। ये मुकाबला 1 घंटे 18 मिनट तक चला। क्वार्टर फाइनल में आज साइना की टक्कर चीन की शीजियान वांग से होगी। साइना नेहवाल को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज से सभी भारतीय खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। पुरुष एकल में के श्रीकांत दूसरे राउंड का मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। श्रीकांत को चीन के हो वेई ने हराया। लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल फ्रेंच ओपन की तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। 9 बार के चैंपियन नडाल ने दूसरे दौर के मुकाबले में हमवतन निकोलस अल्माग्रो को आसानी से 6-4, 6-3, 6-1 से हरा दिया। वहीं दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने लग्जमबर्ग के जालिस मुलर को लगातार सेटों में 6-1, 6-4, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में जगह पक्की की। इसके अलावा ब्रिटेन के एंडी मरे ने पुर्तगाल के जाओ सोसा को 4 सेट तक चले मुकाबले में मात देकर तीसरे दौर में जगह पक्की कर ली है।
बात महिला वर्ग की करें तो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को तीसरे दौर में पहुंचने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। दूसरे दौर के मुकाबले में सेरेना को जर्मन खिलाड़ी अन्ना फ्रीजसम ने कड़ी टक्कर दी। सेरेना ने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए मुकाबला 5-7, 6-3, 6-3 से जीत लिया। तीसरे दौर में सेरेना का मुकाबला बेलारूस की विक्टोरिया अंजरेका से होगा। अंजरेका ने दूसरे दौर में लूसी हार्डिका को 6-2, 6-3 से हराया है। हिंदी फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर ने उनके अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है। उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं अदा की। मुग़ल आज़म, सिकंदर, 3 बहुएं, कल, आज और कल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को कोई भी नहीं भूल सकता। वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित पृथ्वीराज कपूर की आज पुण्यतिथि है। आइए देखते हैं उनकी फिल्मी सफर की ये दास्तां। रौबदार आवाज, ये तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स, ये दिलचस्प अंदाज़ बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्तहक है। सही नसीब, बेहतरीन भाव भंगिमा जा सकती हो और दमदार अभिनय की बदौलत पृथ्वीराज कपूर ने करीब 4 दशकों तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। आजकल का बाप अपने बेटे से डरता है जी, लेकिन पिताजी, लेकिन कुछ नहीं। मैं जानता हूँ ये मुझे करना होगा। मैं दादा हूँ। पाकिस्तान के पंजाब की लायलपुर में जन्मे पृथ्वीराज कपूर 1928 में सपनों के शहर मुंबई पहुंचे। खानदान उनके करियर की पहली फिल्म रही। पृथ्वीराज कपूर को 1931 में फिल्म आलम आरा में सहायक अभिनेता के रूप में काम करने का मौका मिला। पंछी को उड़ाकर, दिल मेरा चुराकर। 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद बतौर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर को पहचान मिली। सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर की सफलता के बाद पृथ्वीराज कपूर कामयाबी के शिखर पर जा पहुंचे। आपके पास देखने वाली आंख है, हम उस आंख की तारीफ करते हैं। हमारे पास काट करने वाली तलवार भी है। हम जब आपकी तलवार की काट देखेंगे हम उसकी भी तारीफ करेंगे। मुग़ल आज़म में उनका अभिनय आज भी लोगों के सर चढ़कर बोलता है। इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो। 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने खुद की थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर शुरू की। फिल्म इंडस्ट्री में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए 1969 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। रुखसाना, ले देख, हमने तुझे रुखसाना। 1972 में फिल्म इंडस्ट्री के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के से उन्हें नवाजा गया। तो हम फिर उसी तरह कहेंगे, कितना। पृथ्वीराज कपूर 29 मई 1972 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में गुर्जरों को मिलेगा 5% आरक्षण। गुर्जरों और राज्य सरकार के बीच 8 बिंदुओं पर बनी सहमति। आगामी विधानसभा सत्र में आएगा विधेयक। अलगाववादियों के खिलाफ सख्त केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, देश विरोधी गतिविधियां हरगिज बर्दाश्त नहीं। चीन को भी सख्त संदेश। क्षेत्राधिकार को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में तनातनी। नियुक्ति विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल सरकार की हाईकोर्ट में केंद्र की अधिसूचना को चुनौती। गर्मी और लू का सितम जारी। अब तक देश भर में 1826 लोगों की मौत। मानसून के जल्द केरल तट से टकराने की उम्मीद। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में साइना चीन की शिहियान वांग से मुकाबला आज।